नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। पूरे देश को एक घटना ने झकझोर कर रख दिया है, वो है अतुल सुभाष की आत्महत्या। पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लो, आप कोई भी अलग से कोई भी आप जो सोशल मीडिया फॉलो करते हो, आप देखेंगे कि वहाँ पर अतुल सुभाष की चर्चा किसी न किसी तरीके से हो रही है और बहुत जगह देश में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अतुल सुभाष अकेले शिकार नहीं हैं जो सेक्शन 498A के शिकार हुए, और काफ़ी सारे लोग 498 से पीड़ित हैं। काफ़ी पुरुष और ख़ास तौर से पति और पति के ससुराल माने परिवार वाले या महिला के ससुराल वाले, ये लोग 498 से पीड़ित हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, पर 498A की पिटीशंस काफ़ी सारी जो है फर्जी फाइल होते हैं। 498 के FIR जो है फर्जी फाइल होते हैं और उसमें प्लांट किया जाता है लोगों को, खासतौर से पति के परिवार वालों को भी उसमें प्लांट करके FIR में नाम उनका दर्ज कराया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि इन क्राइटेरिया में आने वाले केसेस को वो क्वैश कर सकता है या क्वैश करेगा। जो बड़ी कोर्टें हैं वो देखेंगी, वो FIR रद्द कर सकती हैं, और उन्होंने एक FIR रद्द भी की और साथ में ये गाइडलाइन भी उन्होंने बनाई है और कुछ बातें सख्त टिप्पणियां उन्होंने की हैं। इस पे मैं बाद में आपको बताता हूँ कि क्या है वो गाइडलाइन और क्या क्राइटेरिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। पर पहले मैं बता दूं कि अतुल सुभाष ने जो भी किया, हो सकता है उनकी मानसिक अवस्था और उनके हृदय के हालात बड़े अच्छे नहीं रहे होंगे। कोई भी आसानी से ऐसा फैसला नहीं लेता है, पर उस फैसले का मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए था। अगर उन्होंने सही वकीलों से सही सलाह ली होती, तो जिन जज के ऊपर वो कंप्लेन कर रहे हैं कि वो उनकी मैटर को ध्यान से नहीं सुन रहे थे, तो हर हाई कोर्ट में हर जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं, आप उनसे शिकायत कर सकते थे। आप खुद चीफ जस्टिस जो उस स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश जैसे जौनपुर का मामला था तो आप उत्तर प्रदेश में शिकायत कर सकते थे, और नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते थे, जो शिकायत वाला पैटर्न है। या उससे अलग अगर आपको FIR में कुछ वेगनेस थी या कोई बात थी, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते थे, जैसे इस पिटीशन में इस व्यक्ति ने किया, अप्रोच किया और उसको रिलीफ मिला और गाइडलाइन भी तय हो गई। तो आपको अप्रोच करना है हायर कोर्ट्स में और अपनी लड़ाई लड़नी है, ना कि लड़ाई से चले जाना है। सभी का सम्मान करते हुए मैं कहता हूँ AI टेक्नीशियन जो इंजीनियर्स होते हैं, AI इंजीनियर्स, वो काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, पर शायद कहीं ना कहीं उन लोगों का एक स्वभाव होता है कि जो भी चीज़ नहीं सेट हो रही है तो वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट ऑप्शन होता है उनके पास, लेकिन परिवार, रिश्ते और उसमें जो खटास आती है वो डिलीट नहीं की जा सकती। आपको उससे पार पाना ही पाना है, आपको संघर्ष करके ही आगे आ जाना होगा। परिवार में किसी भी रिश्ते में हो, कोई खटास आ रही तो आप उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है और हैंडल करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कि लेकिन अब इंजीनियर थे, उनको शायद डिलीट करने की ज़्यादा आदत थी, तो वो डिलीट उन्होंने अपना जीवन कर लिया। मैं इस बात का पूरा मतलब मैं समर्थन नहीं करता, और मैं हर किसी से कहता हूँ कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, और सही ढंग से अगर आप लड़ेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, और अगर झूठे केस आपके ऊपर हैं तो आप क्वैश भी होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये तेलंगाना के इस मैटर को क्वैश कर दिया और एक गाइडलाइन तय कर दी। पहले मैं गाइडलाइन बताता हूं कि गाइडलाइन क्या तय की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद मैं आता हूं कि उस मैटर में क्या हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हिसाब से, जो मैंने उस ऑर्डर को पढ़ के 3 भाग उसके बनाए हैं। पहला भाग सुप्रीम कोर्ट का ये है कि उनका कहना है कि FIR कब हुआ, ये बहुत जरूरी है देखना, महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि FIR काउंटर ब्लास्ट है। अगर पति ने पहले ही डिवोर्स की पिटीशन या कोई और पिटीशन फाइल कर रखी है कहीं पर, जो आपके फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड है आप दोनों के बीच में, और उसकी कोई नोटिस आ रही है या उन्होंने मुकदमा फाइल कर दिया, आपको जानकारी हो गई है, कुछ दिन बीत गए, और फिर आप FIR दर्ज कराते हैं, तो वो FIR जो है उनकी जो वो जो कोशिश कर रहे थे डिवोर्स की या कोई और कार्यवाही कर रहे थे, उसका काउंटर ब्लास्ट ही मानी जाएगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि FIR के तथ्य पढ़ने में ऐसे लगने चाहिए जो प्रथम दृष्टया उससे पता लगता हो कि क्रूरता हुई है। अब ऐसा नहीं है कि आप FIR में आप इसको बता रहे हैं कि 498 में डालते हुए क्रूरता साबित कर रहे हैं कि
मेरी सास जो है मुझे 4 बजे उठने को कहती हैं, 5 बजे उठने को कहती हैं। वो कहती हैं आपको सुबह का नाश्ता भी बनाना है, आपको रात का खाना भी बनाना है। तो ये क्रूरता में नहीं आएगा, ये वेग है। और ना ही क्रूरता की डिफिनीशन में भी ये आ रहा है हिंदू मैरिज एक्ट के, जहाँ पे डिवोर्स का क्लॉज दिया है कि क्रूरता में क्या क्या है, ना ही वो क्रूरता के बारे में आ रहा है। तो वो भी, ये चीज़ें भी नहीं चलेंगी। और तीसरा, अगर आप पति और के साथ साथ उसके पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप आइए, बहुत ध्यान से आप एफआईआर लिखवाइए। क्योंकि पति का परिवार जब आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग लोग हैं, देवर हैं, जेठ हैं, सास हैं, ननद हैं। तो उनके रोल्स क्या हैं, और ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अगर अलग रह रहे हैं, दूसरे घर में रह रहे हैं, कभी कभी जेठ और देवर में बंटवारा रहता है, अलग रहता है वो आदमी, आप उसका भी नाम कर दे रहे हैं। 90 साल 80 साल के अगर बुजुर्ग सास ससुर हैं और वो चलने में भी असमर्थ हैं, लेकिन आप लिखा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ मारपीट आपके साथ की। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से देख के आइए, नहीं तो ऐसी एफआईआर जो है अब आगे चल नहीं पाएंगी। तो ये 3 मुझे लगते हैं कि ये 3 क्राइटेरिया बनाए। और क्या हुआ पूरे मामले में, मैं ये आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ अक्सर धारा 498 आईपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। पति और पत्नी के ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498 का मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवादों में पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति के बारे में आगाह किया। साथ ही कोर्ट ने पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए धारा 498 आईपीसी जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना भी की। पिछले महीने भी कोर्ट ने की थी, अभी फिर की। अभी अतुल सुभाष की घटना भी हो गई, अभी मुश्किल से कुछ दिन हुए ये ऑर्डर भी आ गया। अतुल सुभाष की घटना के बाद ये ऑर्डर आ गया, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वरी सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 498 का प्रावधान पत्नियों, उनके रिश्तेदारों के लिए पति उनके परिवार के साथ बदला लेने का कानूनी हथियार बन गया है, जबकि वे इस प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते हैं। यह प्रावधान महिलाओं पर उनके पति और उनके परिवार द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकने के लिए लाया गया था, ताकि राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके। और जस्टिस नागारत्ना ने अपने फैसले में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां ये की कि आईपीसी की धारा 498 को संशोधन के माध्यम से शामिल करने का उद्देश्य महिलाओं पर उनके पति और उनके परिवार के द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना है, जिससे राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके। हालांकि हाल के वर्षों में देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही विवाह की संस्था के भीतर कलह और तनाव भी बढ़ रहा है, जिससे परिणाम स्वरूप आईपीसी की धारा 498 जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग एक पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को उजागर करने के उपकरण के रूप में किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैवाहिक विवादों के दौरान उस अस्पष्ट और सामान्यकृत आरोप लगाना, यदि जांच नहीं की जाती है तो कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और पत्नी और उसके परिवार द्वारा दबाव बनाने की रणनीति के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। कभी कभी पत्नी की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की 498 का सहारा लिया जाता है। नतीजन इस न्यायालय ने बार बार पति और उसके परिवार के खिलाफ स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला न बनने पर मुकदमा चलने के खिलाफ चेतावनी दी है। और न्यायालय ने पति और ससुराल वालों द्वारा तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील की सुनवाई की, जिसमें पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज घरेलू क्रूरता का मामला रद्द करने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। और पति द्वारा विवाह विच्छेद की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए पत्नी पर अपीलकर्ता के खिलाफ घरेलू क्रूरता का मामला दर्ज कराया गया था। इस तरह उपाय की निंदा करते हुए न्यायालय ने प्रावधानों के उद्देश्य पर पत्नियों की रक्षा करना था, जो मुख्य रूप से दहेज के रूप में किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की अवैध मांग के कारण वैवाहिक घर में क्रूरता का शिकार हो रही थी। यानी कहना है कोर्ट का कि जो लोग दहेज के शिकार हो रही थी, उनसे अवैध मांग की जा रही थी, इसलिए ये सेक्शन लाया गया था कि परिवार वाले जो ऐसी डिमांड कर रहे हैं न कर पाए। हालांकि शिकायतकर्ता पत्नी ने इस प्रावधान का दुरुपयोग प्रथम अपीलकर्ता पति द्वारा मांगी गई हुई विवाह विच्छेद याचिका में जवाब में किया है। अदालत ने कहा कि हम
एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहे हैं कि कोई भी महिला आईपीसी 498 के तहत क्रूरता का शिकार हुई है उसे चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए। हमारी उपरोक्त टिप्पणी का उद्देश्य यह नहीं है, लेकिन हमें वर्तमान मामले जैसे मामले को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, जहां दूसरे प्रतिवादी प्रथम पति द्वारा मांगी हुई विवाह विच्छेद की याचिका के जवाब में बाद में आईपीसी 498 के तहत शिकायत दर्ज की गई हो। वास्तव में उक्त प्रावधान को शामिल करने का उद्देश्य मुख्य रूप से महिला की सुरक्षा करना है, जो दहेज के रूप में किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के अवैध मांग के कारण वैवाहिक घर में क्रूरता का शिकार हो रही हैं। अदालत ने माना कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द न करके एक गंभीर गलती की है, इसलिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ लंबित मामला जो है रद्द कर दिया। आप इस केस को देख सकते हैं, दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य के नाम से। और इसका मैंने आपको बताया कि वो 3 क्राइटेरिया इस ऑर्डर में फिक्स किए गए, जो मूलभूत जो मुझे लगते हैं कि ये 3 क्राइटेरिया हैं जो ऑर्डर को पढ़ने के बाद। एफआईआर कब हुआ ये महत्वपूर्ण है, कहीं काउंटर ब्लास्ट तो नहीं है। एफआईआर पढ़ने में ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में क्रूरता हुई है, और पति और पूरे परिवार को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि कौन कहाँ रह रहा है, किसका क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। ये पत्नी को कह रहा हूं मैं कि आपकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। और पतियों के लिए अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल आपके केस में नहीं हो रहा है तो आप एफआईआर क्वैश करवा सकते हैं अपने हाई कोर्ट में, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको भी पूरे लीगल जो रेमेडी है उसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर किसी जज के खिलाफ आपको शिकायत करनी है लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। पर अतुल सुभाष जैसा कदम न उठाइए। उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी और काफ़ी दुखदाई है ये, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर सवाल जरूर खड़ा करता है। न्यायिक सुधार की ज़रूरत हमेशा रहती है, जो अभी भी इस मामले में बनी हुई है। महिलाएं भी बहुत सी पीड़ित होती हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं बिल्कुल पीड़ित नहीं होती हैं, वो भी पीड़ित होती हैं। पर फेक केसेस भी बड़ी मात्रा में लॉन्च हो रहे हैं और दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी बड़ी मिलीभगत है इस मामले में कि वो दर्ज करके कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जहाँ पे नहीं बनता हो प्रथम दृष्टया मामला वहाँ पर अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पुलिस वाले भी थोड़ा थोड़ा बदमाशी कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। तो वो लोगों के नाते भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसलिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें और अतुल सुभाष जैसा कृत्य न करें। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं और जिससे लीगल अवेयरनेस फैलती रहे। क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है, वैसे जानकारी ही बचाव है। जानकारी होगी तो फिर आप गलत कदम नहीं उठाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।